This is for class 9th, NCERT, Economics, chapter number 1. The story of a village, पालमपुर. पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है. इसको हमने इसलिए सेटअप किया है ताकि हम रूरल एरिया के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को समझ सकें. जो प्रोडक्शन सिस्टम है उस चीज़ को समझ सके. रूरल यानी विलेज साइड एरिया. तो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है. इसको हमने सेटअप किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन सिस्टम इन रूरल एरिया. तो ये पालमपुर जो है इसको इस तरीके से कुछ सेटअप दिया गया है जहाँ पर कि डेवलप्ड सिस्टम है. ये फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है. रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर है. जैसे सिटीज़ में जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. यहाँ अगर ये एक विलेज है तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी आप खुद ही सोचिए कि ज़्यादातर लोगों का जो ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर से होगा. और ठीक पालमपुर ये इमेजिनरी विलेज में भी 75% जो लोग हैं वो विलेज के जो लोग हैं वो फार्मिंग में ही इनका लिवलीहुड डिपेंड करता है. 60 फैमिलीज़ ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो कि 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड पे काम करते हैं. एग्रीकल्चर का काम उनका है. यहाँ पर टोटल इस पालमपुर के इस विलेज में टोटल 450 फैमिलीज़ रहती है. 450 फैमिलीज़, जिसमें हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देख ही लिया कि 60 फैमिलीज़ जो है काफ़ी मीडियम और लार्ज फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, फार्मर्स है जो. यहाँ पे जो 450 फैमिलीज़ है इस विलेज में, इसका 1/3 हिस्सा यानी कि राउंड ऑफ 150 फैमिलीज़ ऐसी है जो कि दलित है और जिनके पास कोई लैंड नहीं है फॉर कल्टीवेशन. एग्रीकल्चर करने के लिए इनके पास कोई लैंड नहीं है. इनको लैंडलेस बोला जाता है. ठीक है, तो लैंड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये फार्मिंग से जुड़े नहीं हैं. ये एज अ टेनेंट काम करते हैं लार्ज लैंड ओनर के फील्ड में. क्योंकि जो लार्ज लैंड ओनर है उसका इतना बड़ा ज़मीन है, वो खुद तो काम करेगा नहीं, तो वो लेबर्स को अपॉइंट करते हैं. तो ये जो लैंडलेस लेबर है वो एज अ लेबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं. अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो डेयरी है, डेयरी एक्टिविटी, ये कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के फैमिलीज़ में. डेयरी यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्शंस है उसे हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं. मिल्क, कर्ड, पनीर, स्वीट्स. ठीक है, डेयरी. तो पालमपुर के फैमिलीज़ में ये कॉमन एक्टिविटी है. सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी है पर बहुत ही कम और सिंपल प्रोडक्शन यहाँ पे होती है. बहुत ही सिंपल मेथड से होती है और बहुत ही कम मार्जिन में है ये. यहाँ के जो पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, ये शॉपकीपर्स हैं. ठीक है, जो कि होलसेलर से अपनी चीज़ों को ख़रीदते हैं. हमने क्लास 7 के NCERT में मार्केट अराउंड अस में पढ़ा था कि चेन ऑफ द मार्केट कैसे फ़्लो करता है. फार्मर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद फार्मर से होलसेलर ख़रीदता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से शॉपकीपर. तो पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं वो एकदम ही स्मॉल ट्रेडर्स हैं. मॉल की तरह, मॉल या फिर किसी दूसरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह जो है ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स नहीं हैं. शॉपकीपर्स हैं जो कि होलसेलर से अपनी चीज़ों को ख़रीदते हैं. ठीक है, एंड सेल देम इन द विलेज, और फिर विलेज में इसको बेचते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, और इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज. लैंड, लेबर एंड कैपिटल. लैंड, लेबर एंड कैपिटल. यहाँ पे एक ह्यूमन कैपिटल भी यहाँ पे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना. लैंड क्या है?
यहाँ पे लैंड का मतलब होता है ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे कि सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब कुछ ये पूरा कंटेन करता है लैंड पे। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी आपने पढ़ा होगा आपके क्लास 8 के ज्योग्राफी के बुक में, जो कि आपका इंडस्ट्री एक चैप्टर था, फैक्टर इफेक्ट इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वहाँ पे आपने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये तीनों चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। तो लैंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यू हैव टू कीप रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। Labor means human effort, which of course includes physical as well as mental labor. ठीक है, अब हम लेबर का मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो, लेबर की हमें हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। ठीक है, तो लेबर यानी कि ह्यूमन एफर्ट। अब हम आते हैं फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल इंक्लूड फिक्स कैपिटल, जैसे कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स एंड रॉ मटेरियल्स सच एज शीट्स फॉर द फार्म, यार्न फॉर द वीवर्स। तो लेबर में हमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर की बात कर रहे हैं हम। और फिज़िकल कैपिटल का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शंस के लिए हमारे पास जो कुछ फिक्स चीज़ें होती है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल, इन सभी चीज़ों को कंसिडर किया गया है एज अ फिज़िकल कैपिटल में। ठीक है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। आफ्टर दैट लैंड इज़ फिक्स्ड, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि पालमपुर में 1960 के बाद वहाँ पे लैंड और एक्सपैंड किया ही नहीं गया, मतलब जितना लैंड था उतना ही है। उससे ज़्यादा कल्टीवेशन के सेक्शन में लैंड को बढ़ाया ही नहीं गया। मतलब लैंड का जो रिसोर्स है वो हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड। कुछ ऐसे वेस्ट लैंड थे विलेज के जिसको कि कल्टीवेशन के सेक्शन में डाला गया। ठीक है, कुछ वेस्ट लैंड थे जो बेकार पड़े हुए लैंड थे, उसको कल्टीवेशन के अंदर डाला गया। पर इसके बाद और कल्टीवेशन 1960 के बाद कल्टीवेशन के लिए लैंड जो है वो और एक्सपेंशन हुआ ही नहीं। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। यानी कि कल्टीवेशन जो है आपको उसी फिक्स्ड एरिया में करना है। अब आप सोचिए कि रिसोर्सेज जो है वो आपके पास फिक्स्ड है और जो पॉपुलेशन है या डिमांड है वो तो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, एज वी ऑल नो। ठीक है, अब क्या करें? अब ये होगा, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम उसी लिमिटेड लैंड से हम कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें? जी बिल्कुल है। पालमपुर में जितना भी लैंड है उसको कल्टीवेशन में डाल दिया गया। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न यानी कि उस वक्त, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आई थिंक नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। रेनी सीज़न में जो है वो खारिफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं। खारिफ क्रॉप के अंदर क्या आ रहा है? जोवर एंड बाजरा। ये जो है, ये जो फार्मिंग है इसको बहुत ध्यान से रखिए। ठीक है, क्या पता इसका एक क्वेश्चन आ जाए। रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप ग्रो हो रहा है, जोवर एंड बाजरा, जो कि कैटल्स को फीड करने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा वहाँ पे कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज में। ठीक है, रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, जिसमें दो क्रॉप्स काफ़ी कॉमन है, जोवर एंड बाजरा, जिसको कि कैटल्स को दिए जाते हैं फीड करने के लिए, एनिमल को ग्रास करने के लिए। ठीक है,
दिस इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर में ये लोग क्या ग्रो करते हैं? पोटैटो। इन द विंटर सीजन, जिसे राबी क्रॉप बोला जाता है, विंटर सीजन में ये क्या ग्रो करते हैं? वीट, आटा। ठीक है ना, गेहूँ। इन द विंटर सीजन ये राबी क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसको रायगंज, इनके पास ही में रायगंज में इसको बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन। कुछ लैंड का, फार्मिंग एरिया का कुछ हिस्सा जो है वो शुगर केन, गन्ना को भी ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। फार्मर्स जो है यहाँ पे, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, अब सोचिए कि इतना ही लैंड है इनके पास, इसमें ये लोग 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ये जो है ये मिरेकल कैसे हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इरिगेशन सिस्टम में ये क्या यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल का। ठीक है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि ये जो पालमपुर गांव है ये वेल डेवलप्ड है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी भी पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आती है, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का साधन भी यहाँ पर है। मल्टीपल क्रॉपिंग हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय फार्मर इन पालमपुर। अब जब आपके पास ज़मीन ही कम है तो आपको कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि कि आप पॉपुलेशन के डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, तो उसमें आता है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक ही लैंड में 3 तरीके के अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। ठीक है, so it is the most common way of increasing production on a given piece of land. I think it's clear कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमें तब क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि कि पॉपुलेशन का जो डिमांड है फूड क्रॉप का उसको हम फुलफ़िल कर सकें। तो ये पॉसिबल हुआ मल्टीपल क्रॉपिंग। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही लैंड में जब एक से अधिक क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, मोर देन 1 क्रॉप। तो यहाँ पे हम 3 क्रॉप्स देख पा रहे हैं। अनदर वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज़ बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, तो पालमपुर में जो है वो पहले ट्रेडिशनल, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम होता था वो बहुत ही कॉमन सिंपल टूल से हो रहा था। पर अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है, तो अब हमें पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वी हैव टू रेज आवर प्रोडक्शन सिस्टम ऑल्सो। तो इसीलिए इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए HYV शीट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ा, जिससे कि बहुत भारी तादाद में हमें क्या मिला? प्रोडक्शन मिला ऑफ वीट एंड राइस, जो कि मेन क्रॉप है हमारे पास वीट एंड राइस का। ठीक है, इसी चीज़ को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960 में आया था, 1960 में आया था, जहाँ पर कि फार्मर्स ने पहली बार मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग का यूज़ किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसमें आ जाता है HYV शीट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स अलॉन्ग विद अ बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मॉडर्न फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स हैव बिन प्लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग ईजियर एंड क्विकर। इन सभी के साथ मशीन्स की ऑब्वियस ज़रूरत पड़ेगी, तो मशीन्स का भी यूज़ किया गया। ठीक है, तो अब एक प्रश्न दिमाग में आता है, जैसे कि अगर कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट, अगर हमने अपने स्किन पे कुछ ज़्यादा केमिकल्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया, तो आपने देखा होगा कि पहले पहले तो स्किन काफ़ी अच्छी लगती होगी, फ्रेश न्यू लुक, बट धीरे धीरे उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या यही चीज़ें लैंड के साथ भी हुई?
क्योंकि लैंड में भी हम HYV शीट्स, फर्टिलाइज़र्स, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लैंड की जो क्वालिटी है, क्या वो ख़राब हो सकती है? बिल्कुल, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। लैंड शुड बी जुडिशियली यूज्ड. In many areas, green revolution is associated with loss of fertility due to overuse and increased use of chemical fertilizers. बहुत सारी जगहों पे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि HYV शीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से लैंड ने अपनी फर्टिलिटी यानी कि जो उपजाऊपन है वो खो दिया। और वो खो क्यों दिया? ड्यू टू ओवर यूज़, है ना, ड्यू टू ओवर यूज़। कभी कभी होता है ना, अरे ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको ज़्यादा यूज़ कर दे, ज़्यादा यूज़ करते हैं, चलो। तो ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना है, जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से हमें यूज़ करना है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई। सेकेंड पॉइंट में है continuous use and over exploitation has lowered the water table below the ground. ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा उसको सींचने के लिए पानी, इरिगेशन का ज़रूरी होगा। और इसी तरीके से जो हमारा जो अंडर वाटर है उसका जो अंडर वाटर जो पानी का लेवल है वो स्रोत जो है वो धीरे धीरे डेप्लेक्ट यानी कम होता गया, वाटर टेबल। थर्ड पॉइंट है वंस डिस्ट्रॉयड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर. जब एक बार ये ख़त्म होना शुरू होता है तो बहुत मुश्किल होता है इसको फिर से रीस्टोर करना, फिर से सब कुछ ठीक करने में बहुत दिक्कत हो जाती है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हमें ये नौबत लाना ही नहीं चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो. ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें ये लैंड सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं है, ये रिसोर्स है जो आपने ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा. हमें इसको सस्टेन करना चाहिए. सस्टेन का मतलब ही होता है जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट जनरेशन में भी करते हैं और उसको हम स्टोर करके रखते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड? इन पालमपुर देर आर 450 फैमिलीज़. तो टोटल कितने फैमिलीज़ है पालमपुर में? 450, जिसमें से 150 ऐसे फैमिलीज़ है जो दलित है और जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए. अगर उनके पास लैंड नहीं है तो ऑब्वियस वो एज अ लेबर ही ट्रीट होते होंगे. फिर 240 ऐसे फैमिलीज़ है जो कि स्मॉल प्लॉट्स में, जो कुछ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंडलेस देन 2 हेक्टर, तो ये स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं जो कि 2 हेक्टर से भी कम साइज़ के प्लॉट में काम करते हैं. ठीक है, जो इनके लिए सफिशिएंट नहीं है. 60 ऐसे फैमिलीज़ हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो कि 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड पे काम करते हैं. A few farmers have land extending over 10 हेक्टर, और कुछ बहुत ही कम ऐसे फार्मर्स हैं जिनके 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है. तो टोटल 450 फैमिलीज़ में से 150 फैमिलीज़ जो है वो दलित है जिनके पास कोई लैंड नहीं है यानी कि लैंडलेस. 240 ऐसे फैमिलीज़ है जो स्मॉल फार्मर्स है, या ये क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा. 240 ऐसे फैमिलीज़ है जो कि लैंडलेस तो नहीं कहेंगे, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में जो काम करते पर उनके लिए सफिशिएंट नहीं है ये सोर्स ऑफ इनकम. 60 ऐसे फैमिलीज़ है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं, मोर देन 2 हेक्टर्स ज़मीन पे ये काम करते हैं. और कुछ ही फ्यू फार्मर्स यानी कि बहुत ही कम गिने चुने फ्यू फार्मर्स है जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा है, मतलब वो लार्ज लैंड ओनर्स है, ऐसा कह सकते हैं. हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब लेबर का काम कौन कर रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे लार्ज लैंडलॉर्ड है, स्मॉल फार्मर्स है और कुछ है जो लैंड लेस लेबर है. तो ऑब्वियस लेबर का काम कौन करेंगे? जिनके पास ज़मीन नहीं है. फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ लेबर. फार्मिंग के लिए काफ़ी सारे लेबर की ज़रूरत होती है, चाहे वो शुरुआती के दिन में हो या हार्वेस्टिंग के सीज़न में हो. ठीक है, स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own field.
जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं पहले से उनका इनकम उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो फील्ड पे एज अ लेबर की तरह जो है काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अलग से जा कर के लेबर को हायर करें, तो उनके फैमिली मेम्बर्स ही होता है। पर एक बात सोचिए कि अगर प्लॉट जो ज़मीन है वो कम है और लेबर भी ज़्यादा नहीं है, तो इस जगह पे प्रोडक्शन भी कम ही होगा। ठीक है, लैंड स्मॉल है, लेबर भी कम ही है, वो भी क्या उनकी फैमिली मेम्बर्स है, और जो प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस इसका आउटपुट भी कम ही होगा। थर्ड में है मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड हु कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं इन्हीं को लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन है, ये खुद तो इस पर काम करेंगे नहीं, तो लेबर को ये लोग हायर करते हैं। और इस वक्त कौन से लेबर होते हैं जो इस तरीके से काम इनके फील्ड में काम करते हैं, जो ऑब्वियस जो लैंडलेस है, ठीक है, जो जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो है कोई आपको फिक्स्ड पूरे साल भर के लिए यहाँ पे आपको काम नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ ही महीने में जो है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, इसे कहते हैं सीज़नल एम्प्लॉय। ठीक है, कि जब सीज़न आया फार्मिंग का, हार्वेस्टिंग का सीज़न आया, तो भाई तब बुला लो लेबर को और फिर इनकी छुट्टी कर दो। टेम्पररी कैजुअल वर्क जिसे कहते हैं, ये परमानेंट वर्क नहीं है। ये लेबर जो है एक कैजुअल वर्क करते हैं, जब सीज़न आया तब इनको बुलाया, ठीक है, पर डे के हिसाब से इनको वेजेस दी गई, और फिर जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ फिर से इनको ईजीली हायर एंड फायर लाइक सिचुएशन, क्योंकि बहुत लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्लियर हो जाएगा, देयर इज़ अ हेवी कंपटीशन फॉर गेटिंग वर्क, क्योंकि यहाँ पे लेबर की जो फैमिली है, जो इनके पास कोई लैंड नहीं है, वो लेबर का काम कर रही है, और वो कभी कभी तो बहुत ही कम पैसे में, ज़्यादातर औरतें बहुत ही कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इन क्लास 6 अगर याद है आपको, सिविक्स का चैप्टर है जिसमें तुलसी नाम की एक लेडी थी जो कि सिर्फ 40 रुपीज़ में जो है वो पर डे काम करती थी रामालिंगम के फील्ड में। आफ्टर दैट द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो फार्मिंग में जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है, कैपिटल यानी कि पैसा, ठीक है, तो ये पैसा, अब पैसा क्यों, क्योंकि इनको शीट्स खरीदनी है, फर्टिलाइज़र्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, अगर किसी के पास लेबर है तो लेबर को भी पैसे देने हैं। तो ये एक जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें, मॉडर्न फार्मिंग में HYV शीट्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल्स में तो अभी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, मॉडर्न फार्मिंग में कर रहे हैं, तो जिसमें हमें एक रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स जो है वो कहाँ से बोरो करते हैं पैसे, लार्ज फार्मर से या विलेज मनी लेंडर से और ट्रेडर से, ठीक है। तो प्रॉब्लम किन के पास है, जो स्मॉल फार्मर्स है वो तो लोन लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो किसी और के लैंड पे काम करते हैं। तो जो बिग और मीडियम, जो लार्ज लैंड ओनर है, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फंसते कौन है, जो स्मॉल प्लॉट में जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको पैसे जो है वो बोरो करना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि उनको जो है उनका जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए। और जिससे क्या होता है, ये मनी लेंडर उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको पैसे तो देते हैं बट वेरी, इनका जो लोन मिलता है वो वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। सो ये लोन किस लिए लिया जाता है, अभी मैंने कहा बाइंग शीट, फर्स्ट फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग। दे, इनको जो है इनको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास खुद की इतनी पैसे होते हैं, ठीक है। दे कैन, और ऊपर से ये लोग जो है बैंक से लोन लेते हैं, और वो भी क्या, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
बैंक भी तो आपको तभी लोन देगा ना जब आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ वैलिड कुछ होगा। तो ऐसे जो है ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए तो सही है, ठीक है। और आपको टाइम टू टाइम बैंक का पैसा भी आपको चुकाना है, तो इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आप लोन भी ले सकें और उसके उसके साथ साथ आप उसको चुका भी दें। पर ये स्मॉल फार्मर के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एक टाइप का, वो आप कह सकते हैं फोर्सफुली जो है वो मनी लेंडर या लार्ज लैंड ओनर या फिर ट्रेडर से जो है हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट पे भी पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेल फॉर सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब ये सरप्लस वर्ड का मतलब है कि फार्मर्स जो है, बहुत सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ, जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए तो क्रॉप को ग्रो करते ही है, पर जब फैमिली के जितना भी उनको फैमिली की जो नीड है वो फुलफ़िल होने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जैसे ही हमने मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल किया तो वैसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बचा हुआ जो प्रोडक्शन है इसको कहते हैं सरपल, तो द एक्स्ट्रा वन जो आपकी फैमिली के नीड के सफिशिएंट के बाद भी जो बच गया है, तो उसको जो है ऑब्वियस उसको कहाँ करेंगे, उसको तो बेचना ही पड़ेगा, तभी तो जाके पैसे आएंगे। तो फार्मर्स जो है वो अपना कंजप्शन के बाद जो भी सरप्लस होता है उसको वो मार्केट में जा कर के सेल आउट करते हैं, ठीक है। It is the medium and big farmer who supply wheat to the market, where the trader buy it and sell it further to the shopkeeper in the town and city. ये मीडियम और बिग फार्मर्स होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम स्मॉल फार्मर्स का क्या हुआ। मैंने पहले ही बोला था कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी तो कम होगी, लैंड छोटा है, कोई ज़्यादा इसमें कोई लेबर नहीं है, तो आउटपुट भी कम होगा। और आउटपुट कैसे कम होगा, जो फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो ये कुछ और बेच नहीं पाते हैं, तो बेचने के कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, मीडियम एंड बिग फार्मर, जिनके पास सरप्लस होते हैं, वही इनको मार्केट में जो है वीट बेचते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से ट्रेडर्स जो है ये ट्रेडर इन फार्मर से ख़रीदते हैं और फिर जाकर के शॉपकीपर, एक चेन है, फार्मर से ट्रेडर, ट्रेडर से शॉपकीपर, अब शॉपकीपर से ये जो है डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा। फोर्थ पॉइंट है लार्ज फार्मर कीप देयर इनकम फॉर द सेल ऑफ व्हीट एज वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। तो ये जो लार्ज फार्मर्स है इनकी इनकम ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, ये जो लोन भी ले रहे हैं वो भी लो रेट पे ले रहे हैं क्योंकि वो बैंक से मिल रहा है, तो हर तरीके से जो है इन्हीं को फ़ायदा ही होता है, ठीक है। अब आ जाता है नॉन फार्म एक्टिविटी। अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में था, इरिगेशन, ठीक है, लार्ज फार्मर, स्मॉल फार्मर, लैंडलेस फार्मर, लैंड कैसे सस्टेन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ किया, एवरीथिंग इज़ अबाउट फार्मिंग। क्योंकि 75% जो वहाँ पे पीपल हैं उनका ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग है, इसीलिए पूरा चैप्टर जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर ही गया है, फार्मिंग के ऊपर ही गया है। अब कुछ ऐसे भी तो काम होंगे जो नॉन फार्म एक्टिविटी होगा, यानी कि फार्मिंग को छोड़कर भी तो कुछ लोग सर्विस तो प्रोवाइड करते होंगे। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन द रूरल एरिया इंडिया ओनली 24 आर इंगेज इन द नॉन फार्म एक्टिविटी। तो 100 में से 24 ऐसे वर्कर्स आपको मिलेंगे जो नॉन फार्म एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा, जैसे डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट। ये आ जाता है आपके नॉन फार्म एक्टिविटी का हिस्सा, ठीक है। कम, बहुत ही कम, फार्मिंग से बहुत ही कम है। ये आपका आ गया असाइनमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आपको आंसर देखना है। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर, बी लैंड लेबर कैपिटल, सी लैंड लेबर कैपिटल, लैंड ह्यूमन कैपिटल, और डी
लेबर और कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द आइटम इंक्लूडेड इन फिजिकल कैपिटल? यार्न, क्ले, मनी, मशीन्स। फिजिकल कैपिटल में क्या आ जाता है? ठीक है क्लास, डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, लेबर, लैंड, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ह्यूमन कैपिटल भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड? हेक्टर, यार्ड, सेंटीमीटर, मीटर। What is the most common way of increasing production on the given piece of land? कॉपी में आप इन आंसर्स को, जो भी आपको पॉसिबल्स आंसर्स लग रहे हैं उनको आप लिखते रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर, सो दैट यू कैन चेक योर वे कि हाँ आपने जो कुछ भी समझा है ये एक आप समझ लीजिए टेस्ट की तरह है। ठीक है, What is the most common way of increasing production on a given piece of land? Name the factor which is fixed as factor of production. Name the 3 Indian state in which green revolution was introduced for the first time. तो इसका जो आंसर होगा ये डी वाला ऑप्शन होगा, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्ट किया गया था इन 1960, तो सबसे पहले ये मॉडर्न फार्मिंग जिन स्टेट ने सबसे पहले अपनाया था वो था हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। विच इज़ नॉट अ नॉन फार्म एक्टिविटी? इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि नॉन फार्म में कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर फीड टू बफेलो इन पालमपुर? यानी कैटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स ये रहे।